Hello guys, welcome back to Cuck Syndrome, and in this video we are going to talk about P. Diddy. So let's begin with my real voice. Hope you will enjoy. I've heard कि people sell their souls to the devil so that वो अपनी लाइफ में फेम और सक्सेस अचीव कर सकें. But what if I tell you कि ये जो devil है it really exists in this world, जिसके चंगुल में फंसने के बाद लोगों के पास फेम और पैसा तो आ जाता है लेकिन their souls are held captive by him. And ये जो तुम डेविल इमेज अभी सोच रहे हो ये कोई आत्मा या फिर एक भेस नहीं है. आज हम एक ऐसे ही इंसान या फिर इंसान के रूप में मौजूद डेविल के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम था शॉन जॉन Combs, also known as P. Diddy. Disgraced rapper Sean Combs. Musician Sean Diddy Combs. Developing at 5, music mogul Sean Diddy Combs back inside a federal courtroom here in New York. All right, a trial date's now been set for May 5th next year. शॉन जॉन कोम्स का जन्म 4 नवंबर 1969 को न्यूयॉर्क में हुआ था. उसका बचपन टिपिकल नहीं था. वो वायलेंस, क्राइम और ट्रेजेडी से भरा हुआ था. सिर्फ 3 साल की उम्र में उसके पिता मेल्विन कोम्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी क्योंकि वो इलीगल ट्रेल्स में शामिल थे. इस घटना का शॉन के माइंड पर बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ा था. शॉन की माँ एक सिंगल मदर फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कई जॉब्स करा करती थी जिसके कारण वो शॉन पर पूरा ध्यान नहीं दे पाती थी. इस एनवायरनमेंट और अपब्रिंगिंग का प्रभाव ये था कि शॉन छोटी उम्र से ही वायलेंस और क्राइम की चीजों से जुड़े नजर आने लगा था. उसका नजरिया और चीजों को हैंडल करने का तरीका भी काफी अलग और काफी अनएथिकल था. बचपन से ही शॉन काफी असर्टिव और इम्पोजिंग था एंड ही एंजॉयड बीइंग इन कंट्रोल. स्ट्रीट्स और गैंग लाइफ के एक्सपोजर ने शॉन को म्यूजिक में डीप इंटरेस्ट दिया जिसके चलते उसने अपटाउन रिकॉर्ड्स में इंटर्न की तरह काम करना शुरू कर दिया था और अपने टैलेंट से सिर्फ 1 साल में वो वहां का वाइस प्रेसिडेंट बन गया था. लेकिन 1991 में एक बास्केटबॉल इवेंट जिसे शॉन ने ही प्रमोट करा था उसके दौरान स्टैम्पीड में 9 लोगों की मौत हो गई थी और इस कंट्रोवर्सीज के चलते हुए 1993 में अपटाउन रिकॉर्ड्स ने उसे फायर कर दिया था. ना शॉन का इस इवेंट को प्रमोट करना और इन लोगों का मर जाना क्या इनमें कोई कनेक्शन थे दैट वी डोंट नो, पर फिर भी उसे अपटाउन रिकॉर्ड से फायर कर दिया गया था. कुछ और लीगल ट्रबल्स के बाद उसने अपना खुद का म्यूजिक लेबल कॉल्ड बैड बॉय रिकॉर्ड्स शुरू करा था और म्यूजिक इंडस्ट्री में पावरफुल फिगर बन गया था वो, जहां उसने कई बड़े आर्टिस्ट के करियर्स को शेप किया था. एंड यू कैन ऑल्सो से दैट ही डिड लॉन्च अ लॉट ऑफ म्यूजिक आइडल्स फ्रॉम दैट. बट रिसेंटली डीडी के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन बाहर निकल कर आई है जिसने पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया है. हमने देखा है कि कैसे पास्ट में भी डीडी के अराउंड कितनी सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी पर हर बार ही हैज मैनेज्ड टू सप्रेस देम एंड स्टे अंडर द रेडार. बट इस बार ये एलिगेशंस काफी ज्यादा सीरियस थे जिन्हें छुपा पाना डीडी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम था. एक के बाद एक बड़े बड़े नाम डीडी के अगेंस्ट बोल रहे थे एंड वो चाहकर भी इस बार किसी भी एलिगेशन को दबा नहीं सकता था क्योंकि सोशल मीडिया में कुछ भी नहीं छुपता है. एंड वंस अ थिंग कम्स ऑनलाइन और इज अपलोडेड ऑनलाइन और टॉक्ड अबाउट ऑनलाइन इट विल नेवर डिसअपीयर. बट इससे पहले कि हम इन एलिगेशंस और डीडी के खिलाफ चल रहे केसेस के बारे में बात करें, हमारा डीडी का पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसका डीडी के अगेंस्ट हुए केसेस पर डायरेक्ट रिलेशन आता है. सो दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू गो डीप डाइव इनटू डीडीज केस. डीडी के टोटल में 7 बच्चे हैं और उसके टोटल में 4 डिफरेंट पार्टनर्स रह चुकी हैं. दरअसल हमेशा से डीडी की लाइफ में और वुमेन काफी बड़ा पार्ट रहे हैं एंड इट वुडंट बी रॉन्ग टू से कि डीडी हैज ऑलवेज बीन अ फिन. डीडी की सबसे पहली पार्टनर एक फेमस मॉडल नेम्ड किम पोर्टर थी. 1990s में डीडी के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले भी किम का उनकी पहली शादी से 3 साल का बेटा था जिसका नाम था क्विंसी टेलर. लेकिन जब किम और डीडी की शादी हुई तो किम के साथ डीडी ने क्विंसी को भी अडॉप्ट कर लिया था. पर जैसा कि मैंने कहा डीडी वाज अ fiend and you can never expect people like him to be loyal to just one person. इसलिए while he was in relationship with Kim, उसका मीसा हिल्टन नाम की एक फैशन डिजाइनर के साथ भी अफेयर चल रहा था और 1993 में डीडी ने उसके साथ अपने पहले बच्चे जस्टिन कोम्स को भी जन्म दिया था जिसके बाद 1998 में उसके अपनी वाइफ किम के साथ एक और बेटा हुआ था क्रिश्चियन कोम्स. देन इन 2006 डीडी और एक बिजनेस वुमन कॉल्ड सारा चैपमैन ने मिलकर चेन्स कोम्स को जन्म दिया था. उसके जस्ट 5 महीने बाद डीडी और किम के ट्विन डॉटर्स डी लीला और जेसी का भी जन्म हुआ था. एंड लास्टली 2022 में उसकी एक मॉडल नेम्ड डैना ट्रेन के साथ भी एक और बच्ची हुई थी जिसका नाम था लव शॉन कोम्स. आई नो ये काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा सुनकर तुम्हें बट दैट्स जस्ट द काइंड ऑफ मैन डीडी वाज. एंड माइंड यू कि इस पूरे वक्त ये टाइम फ्रेम में एक्सेप्ट हिज लेटेस्ट डॉटर डीडी वाज कमिटेड टू किम पोर्टर. व्हाइल डीडी के किम के साथ टोटल 4 बच्चे थे उसके बाकी के 3 बच्चे दूसरे पार्टनर्स के साथ थे
थे एंड डिडी और किम के बीच का रिश्ता भी एक शॉर्ट ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप जैसा ही था, क्योंकि उनके पूरे रिलेशनशिप का स्पैन में दैट इज फ्रॉम 1993 टू 2007 उनके बीच ब्रेकअप्स और पैचअप्स काफी ज्यादा कॉमन थे। लेकिन इन 2007 जब किम को डिडी के दूसरे औरतों के साथ अफेयर्स के बारे में पता चला तो उन्होंने डिडी के साथ सारे एग्जिस्टिंग रिश्ते तोड़ दिए और सिर्फ अपने बच्चों के लिए डिडी के साथ एक न्यूट्रल रिलेशनशिप मेंटेन करने का फैसला लिया उन्होंने। एंड दीज आर जस्ट दोज वुमेन जिसके साथ डिडी के बच्चे हुए थे। वी आर नॉट इवन कंसिडरिंग हिज अदर अफेयर्स, बट डिडी की असली कहानी इस ब्रेकअप के बाद शुरू हुई थी। ऑन नवंबर 2023 में जब डिडी की लॉन्ग टाइम पार्टनर कैसेंड्रा वेंचुरा ऑल्सो नोन एज केसी ने सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर डिडी के खिलाफ एक बहुत बड़ा लॉ सूट फाइल कर दिया, जिसमें उन्होंने एलिज करा कि उनके साथ डिडी कई सालों से फिजिकल और इमोशनल शोषण करते आ रहा था। John Diddy Combs, a former model, has filed suit accusing the hip-hop mogul of drugging and sexually assaulting her in 2003. It's the 6th lawsuit alleging abuse by Combs. दरअसल केसी की डिडी से पहले मुलाकात 2005 में हुई थी जब वो सिर्फ 19 साल की थी एंड एट दैट टाइम डिडी केसी की उम्र का डबल था। उनकी पहली मुलाकात के बाद डिडी ने उन्हें बैड बॉय रिकॉर्ड्स के अंदर साइन कर लिया था और उनका डेब्यूट एल्बम भी रिलीज उसने वहीं से करवाया था। बट इन दोनों का रिश्ता प्रोफेशनल होने के साथ साथ रोमांटिक भी था, क्योंकि 2007 में किम पोर्टर से ब्रेकअप करने के बाद डिडी एंड केसी स्टार्टेड डेटिंग इमीडिएटली। डिडी के म्यूजिक लेवल में साइन होने के बाद केसी को फेम मिल रहा था, उनके म्यूजिक के लिए उन्हें ऑडियंस मिल रही थी और उन्हें बहुत सारा पैसा भी मिल रहा था। लेकिन समथिंग वाज नॉट राइट। बहुत जल्द ही केसी को एहसास होने लगा कि डिडी ने उसके लाइफ पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। वो केसी की जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसलों में इंटरफेयर करता था और उसकी हर चाल पर नजर रखता था। वो इट इज सेड कि बिटवीन 2011 एंड 2012 केसी और फेमस रैपर किड क्यूडी के डेट करने के रूमर्स आ रहे थे एंड अकॉर्डिंग टू केसीज लॉसूट तब डिडी ने ही प्लॉटिंग करके किड क्यूडी की कार ब्लास्ट करवा दी थी। दिस वाज अ लेवल ऑफ क्रेजी जिसके साथ केसी डील कर रही थी। डिडी भले ही खुद अपनी पार्टनर्स पे दूसरे लोगों के साथ चीट करता था, पर उसको केसी का किसी और के साथ होने की भनक लगना भी इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए उसे मजबूर कर देता था। एंड जस्ट लाइक दैट शुरुआत में मैंने जो डेविल से डील करने की बात करी थी वो केसी की जिंदगी का सच बन चुका था एंड डिडी वाज द डेविल हिमसेल्फ। अकॉर्डिंग टू केसी उसके पहले एल्बम आने के बाद से ही डिडी ने उसके साथ गलत चीजें करना शुरू कर दिया था। वो उन्हें जबरदस्ती अननोन पिल्स और सब्सटेंस दिया करता था, मेल्स वर्कर के साथ इंटरकोर्स करवाने के लिए फोर्स करा करता था व्हाइल ही फिल्म्ड द एंटायर थिंग एंड कक्ड हिमसेल्फ। अगर केसी कभी भी रिफ्यूज करती या फिर अपनी आवाज उठाने की कोशिश करती तो डिडी उसे बहुत बुरी तरीके से पीटता था, जिसे डिडी के स्टाफ भी विटनेस कर चुके थे बहुत बार, पर किसी ने भी कभी भी डिडी को कुछ नहीं बोला। जैसे कि मैंने कहा, डिडी काफी ज्यादा पावरफुल इंसान था एंड केसी का पूरा करियर उसके हाथों में था, उसकी मुट्ठी में था, जिसके कारण वो भी डिडी के अगेंस्ट जाकर कुछ कर नहीं सकती थी। केसी ने 11 सालों से भी ज्यादा समय तक ये सब कुछ चुपचाप सहा एंड इट ओनली एंडेड इन 2018 जब केसी ने फाइनली डिडी के साथ सारे कॉन्टैक्ट्स कट कर दिए थे एंड कट फॉरवर्ड टू 2023 केसी फाइनली स्पोक अप अबाउट इट। बट स्टिल लोगों का इन सारी बातों पर या फिर इन सारे एलिगेशंस पर भरोसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उनके सामने कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत, कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं आया था जो कि ये इंडिकेट कर सके कि हाँ डिडी ने सब कुछ करा है। नाउ लेट मी प्रेफेस दिस थिंग, डिडी ने इससे पहले भी बहुत सारी चीजें करी होंगी, लेकिन यहाँ से केसी की स्टेटमेंट से ही डिडी के डाउनफॉल की शुरुआत हुई थी। लेट्स नाउ कंबाइन दिस विद द फैक्ट कि डिडी ने केसी के साथ आउट ऑफ कोर्ट जाकर सेटलमेंट कर लिया था और उसके ऊपर लगे चार्जेस भी मोस्टली सारे ड्रॉप हो गए थे। तो डिडी और केसी का केस ऑलमोस्ट खत्म हो गया था एंड कहीं हद तक डिडी के ऊपर जो केसी ने सारे एलिगेशंस लगाए थे वो भी कहीं हद तक मिट गए थे। पर कुछ महीनों बाद CNN ने एक 2016 की CCTV फुटेज पब्लिश करी जो कि लॉस एंजलिस के किसी होटल की थी। उस फुटेज में ये क्लियरली विजिबल था कि कैसे डिडी केसी को जानवरों की तरह मारकर अपने होटल में ड्रैग करते हुए ले जा रहा था। ये फुटेज बाहर आते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया था एंड एवरीबॉडी रियलाइज्ड कि डिडी एक्चुअली में कैसा आदमी था। इस वीडियो के लीक होने के तुरंत बाद डिडी ने एक अपॉलॉजी भी इशू करी थी, लेकिन एट दिस पॉइंट वो सिर्फ डैमेज कंट्रोल था जो कि मिजरेबली फेल हो रहा था। पर यह सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि केसी के साथ जो हुआ था इट वाज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। केसी के पब्लिक में आने के बाद एक डोमिनो इफेक्ट सा चलना शुरू हो गया था, क्योंकि काफी सारे बड़े नाम सामने आने लग गए थे जो डिडी के रॉन्ग डूइंग्स के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी कनेक्टेड थे। केसी के लॉसूट फाइल करने के कुछ ही दिनों बाद जोई डिकरसन नील, जिनकी डिडी से मुलाकात 1991 में हुई थी, उन्होंने भी लॉसूट फाइल करते हुए शारीरिक और फोर्स के चार्जेस लगाते थे डिडी पर। इसी तरह जैन डोई ने भी अपने साथ हुए क्राइम्स को पब्लिकली डिस्कस करा, जिसमें उन्होंने बताया कि 34 ईयर ओल्ड डिडी ने उन्हें सिर्फ 17 साल की उम्र में ट्रैफिक करवाया था और फिर अपने रिकॉर्ड लेबल के एसोसिएट के साथ मिलकर फोर्सफुली उनका शारीरिक
किया था ना। अभी तक सारे के सारे एलिगेशन जो भी आ रहे थे वो लड़कियों की तरफ से आ रहे थे या फिर औरतों की तरफ से आ रहे थे, बट डिडी के क्राइम्स सिर्फ औरतों या लड़कियों तक सीमित नहीं थे, क्योंकि रॉडनी जोन्स जो कि डिडी के म्यूजिक प्रोड्यूसर थे और 2022 से लेकर 2023 के बीच डिडी के साथ ही रहा करते थे और ट्रैवल भी किया करते थे, उन्होंने भी पब्लिकली बताया कि कैसे डिडी उन्हें एक्ट करने के लिए फोर्स किया करता था और उन्हें कॉन्स्टेंटली वर्कर्स ढूंढ कर लाने को कहता था। उन्होंने ये भी बताया कि वो डिडी के साथ रहते हुए उन्होंने अपनी आंखों से विटनेस करा था कि कैसे वो अपने विक्टिम्स को अपने पास लोअर करता था और फिर उनके ड्रिंक्स या फूड को के साथ स्पाइक करके उन्हें बेहोश कर दिया करता था, जिसके बाद वो उनके साथ अनस्पीकेबल चीजें करा करता था। और तो और वो इन सारी चीजों को रिकॉर्ड या फिर फिल्म भी करा करता था। खुद रॉडनी भी डिडी के और ऐसे का शिकार रह चुके हैं एंड जो डिटेल्स उन्होंने सबके सामने लाए दे जस्ट सजेस्ट कि डिडी कितना बड़ा मॉन्स्टर है। डिडी के खिलाफ ऐसे 120 लॉसूट्स हैं, जिसमें से 60 मेल्स हैं और 60 फीमेल्स के द्वारा हैं। और तो द मोस्ट माइंड बेंडिंग थिंग हियर इज कि इन सब केसेस में से 25 केसेस माइनर्स के द्वारा करे गए हैं, बच्चों के द्वारा 25 बच्चों के द्वारा ये केसेस फाइल करे गए हैं इसमें। नाउ जस्ट इमेजिन कि कितनी ज्यादा मेस्ड अप सिचुएशन है ये एक्चुअली में। तो अगर आप ये वीडियो फ्यूचर में देख रहे हैं तो शायद से इस वीडियो के कुछ नंबर्स आगे पीछे हो गए होंगे, मोस्टली आगे। ये वीडियो फ्यूचर में देख रहे हैं तो शायद से इस वीडियो के कुछ नंबर्स आगे पीछे हो गए होंगे, मोस्टली आगे हो गए होंगे, या फिर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन बाहर आ गई होगी जिनसे कनेक्शन ढंग से मैच नहीं हो रहे होंगे। सो फॉर योर कन्वीनियंस दिस वीडियो इज रिटन ऑन 10th October 2024। जस्ट कीप दैट थिंग इन माइंड। नाउ कैरिंग ऑन, जस्ट इमेजिन हाउ मेस्ड अप दिस सिचुएशन इज। इन लॉसूट में से एक लॉसूट काफी इंटरेस्टिंग था, जो थे इन्फेमस सिनालो कार्टेल के मेंबर अल्फ्रेडो पी गोंजालेस ने डिडी के अगेंस्ट फाइल करा था। इस लॉसूट में उस कार्टेल मेंबर ने एक्सप्लेन करा था कि कैसे डिडी और उसके एसोसिएट बार बार उन्हें परसुएट करने की कोशिश करा करते थे कि वो उनके लिए अंडर एज बॉयज एंड गर्ल्स की ट्रैफिकिंग करे और वो उन्हें यूएस लेकर आए। आई मीन इवन अ ड्रग कार्टेल रियलाइजेस दिस थिंग कि अंडर एज बच्चों को कंप्लीटली डिडी से दूर रखना चाहिए था एंड कि ये चीज करना गलत है। डिडी अपने इस खिलौने गेम्स में इतना ज्यादा डूब चुका था कि अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था, विच ऑल्सो मेंट कि डिडी के रीच से बच्चे भी ऑफ लिमिट नहीं थे। नाउ तुम लोगों ने भी अभी तक थोड़ा थोड़ा सुन ही लिया होगा कि पी डिडी ने क्या क्या चीजें करी थी, कैसे वो बहुत ही ज्यादा हेनस पार्टियां करा करता था जिसमें वो लोगों का शोषण करता था उन्हें ड्रग करने के बाद। एंड यस इट इज ट्रू कि कहीं सारे ऐसे एलिगेशंस के पीछे प्रूफ नहीं है, क्योंकि होंगे भी कैसे। डिडी वाज अ वेरी प्रोटेक्टिव गाय, लेकिन एक ऐसा एलिगेशन है जो कि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है पूरी तरीके से, जो कि एक पॉप स्टार के ऊपर है। एंड स्टार का नाम तुम सबने पक्का सुना होगा, ही इज जस्टिन बीबर। जस्टिन बीबर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में पोस्टेड 14 साल पुरानी वीडियो टाइटल्ड जस्टिन बीबर्स 48 आवर्स विद डिडी वापस आजकल रीसर्फेस होना शुरू हो गई है, क्योंकि डिडी के खिलाफ लगे एलिगेशंस के बाद उस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट पूरी तरीके से पलट चुका है एंड अब ये बहुत ही ज्यादा क्रीपी हो गया है, क्योंकि उस वीडियो में जस्टिन सिर्फ 15 साल का था while डिडी वाज वेल ओवर 40 years old। जस्टिन के हाव भाव और बात करने के तरीके से लोगों ने ये स्पेकुलेट करने की कोशिश करी है कि जस्टिन वाज एक्चुअली अनकंफर्टेबल और तो और जस्टिन डिडी से डरा हुआ भी था। But you never really got my number, so. Right, okay. My number? Yeah. I'll tell you my number. Yeah. लोगों को लगने लगा है कि मे बी यंग जस्टिन एक डिडी का विक्टिम है एंड वो भी ग्रुप हो चुका है डिडी से, क्योंकि अगेन दिस वाज जस्टिन बीबर लिविंग विद डिडी फॉर 48 आवर्स, वो भी बिल्कुल अकेले बिना किसी और आदमी के इन्फ्लुएंस के। एक दूसरे वीडियो में हम ये तक सुन सकते हैं कि कैसे एक 15 साल का जस्टिन डिडी को कहता है लेट्स गेट सम गर्ल्स, Let's just go get some girls. Let's go get some girls. which is such an inappropriate thing to say for just a 15-year-old kid। पर उसने ये चीजें सीखी कहाँ से? As we all know कि छोटे बच्चे एक स्पंज जैसे होते हैं, तो they only learn from their environment। और जिस एनवायरनमेंट में डिडी जैसा इंसान हो वहां से आदमी और क्या सीखेगा। लोगों को जस्टिन को लेकर कंसर्न्स और भी ज्यादा बढ़ गए जब उन्हें पता चला कि डिडी के ऊपर एलिगेशंस आने के बाद से ही जस्टिन काफी ज्यादा डिस्टर्ब चल रहा था एंड ही वाज वेरी मच अफेक्टेड बाय द सिचुएशन। बट सवाल ये है कि जस्टिन और डिडी के बीच क्या रिश्ता था जिसके कारण आज इस केस में जस्टिन का नाम इतने प्रोमिनेंटली उभर कर आ रहा है। तुमने फेमस रैपर अशर का नाम तो सुना ही होगा। दरअसल अशर डिडी से अराउंड 1993 में मिले थे जब वो अराउंड 14 से 15 साल के थे और बैड बॉय रिकॉर्ड्स के साथ उन्हें साइन कर दिया गया था डिडी के द्वारा। और तो और डिडी ने अशर की लीगल गार्डियनशिप भी ले ली थी एंड ही वाज लाइक अ मेंटोर टू हिम। दिस मेंट कि अशर छोटी उम्र से ही डिडी के साथ ही रहा करता था। एक पुराने इंटरव्यू में अशर ने एक्सप्लेन करा था कि कैसे डिडी का घर हमेशा लड़कियों से भरा हुआ होता था और एक छोटी उम्र से ही उन्होंने काफी ज्यादा वाइल्ड और इनअप्रोप्रिएट चीजें विटनेस करी थी। Biggie Smalls was there, Lil Kim,
Craig Mack. All these people are hanging around. Yeah, man. Faith Evans, Hey, your Joey parents C. were. जब उनसे उस इंटरव्यू में पूछा गया था कि इफ ही वुड एवर लेट हिज किड्स अराउंड डिडी, तो उन्होंने इस चीज के लिए साफ मना कर दिया था, which says a lot about Diddy. You're a dad now. Would you ever send your kid to puppy camp? Hell no. We can't even imagine कि डिडी ने अशर के साथ क्या क्या चीजें करी होंगी, because there were also some reports about Usher having STDs because of Diddy. But Usher जब थोड़ा बड़ा हुआ और Bad Boy Records के मैनेजमेंट का पार्ट बना, तब उसने कुछ ऐसा करा जो कि बहुत ही ज्यादा बुरा था. In the year 2009, अशर ने 15 साल के जस्टिन बीबर को डिस्कवर करा था and he used to act like a mentor to him. लेकिन जिस वीडियो के बारे में मैंने तुम्हें थोड़ा देर पहले बताया था, उसमें अशर ने ये मेंटरशिप, गार्डियनशिप 48 आवर्स के लिए डिडी को दे दी थी. अशर ने एक बच्चे जस्टिन को डिडी के साथ छोड़ दिया था. आफ्टर नोइंग एवरीथिंग अबाउट डिडी, ही स्टिल डिड इट, जो कि जस्टिन की लाइफ के लिए उस समय और अभी भी वन ऑफ द वर्स्ट थिंग है. उसके बाद से ही जस्टिन फ्रीक्वेंटली डिडी के साथ वीडियोस में दिखाई दिया करता था, एंड जब भी जस्टिन उसके साथ होता वो हमेशा थोड़ा सा सहमा और नर्वस दिखाई देता था, जो कि लोगों ने अब नोटिस करना शुरू कर दिया है. एंड एवरीथिंग सजेस्टेड कि जस्टिन खुद डिडी का विक्टिम रह चुका है. नाउ अभी थोड़ा देर पहले ही मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे डिडी बहुत ज्यादा वाइल्ड पार्टीज करा करता था, एंड जस्टिन के साथ उसके किए गए एलिगेशंस को अगर हम थोड़ा सा साइड में भी रखें तो हमें डिडी के इस लाइफस्टाइल के बारे में जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड ये चीजें इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट है कि इनका एक पर्टिकुलर नाम भी है, जो कि है डिडी पार्टीज. डिडी ये पार्टीज एज फार बैक एज 1990 से ऑर्गेनाइज करता आ रहा है, एंड एट दैट टाइम वो इन्हें वाइट पार्टीज के नाम से कहकर भी रेफर करा करता था. और ऐसा इसलिए था क्योंकि इन पार्टीज में आने के लिए इट वाज मैंडेटरी कि सब लोग व्हाइट आउटफिट पहन कर आए. ऑन सरफेस ये पार्टीज काफी ज्यादा पीजी और हार्मलेस दिखाई देती थी, क्योंकि इन पार्टीज में काफी सारे बच्चे भी हिस्सा लिया करते थे. लेकिन डिडी और उसके साथ मिले लोगों के लिए असली पार्टी इसके बाद शुरू हुआ करती थी. यू सी, पार्टी के खत्म होने के बाद जब सारे लोग चले जाते थे, तब डिडी की एक्चुअल डिडी पार्टी शुरू हुआ करती थी, जिसमें सिर्फ इनवाइटेड लोग ही अलाउड थे. डिडी इन पार्टीज में सिर्फ ट्रस्टेड लोगों को ही इनवाइट करा करता था, एंड ये पार्टीज वेंट वे बियॉन्ड एनी नॉर्मल एडल्ट पार्टीज. नाउ इफ यू गाइस डोंट नो कि किसी भी रेगुलर अडल्ट पार्टी में लड़कियों का होना लोगों के बीच में इट इज़ अ वेरी कॉमन चीज़. तब तक ये सब कुछ ठीक रहता है जब तक सब लोगों की कंसेंट इसमें हो. लेकिन डिडी की पार्टीज में कंसेंट या फिर डिडी की लाइफ में कंसेंट नाम की चीज़, ये शब्द उसकी ज़िंदगी में थे ही नहीं. और शायद से इसीलिए डिडी सिर्फ गिने चुने लोगों को इन्वाइट करता था, क्योंकि उसे पता था कि ये लोग कभी भी इन पार्टीज़ के बारे में ना कहीं बताएंगे और ना कभी डिडी के बारे में ये लोग अपना मुंह खोलेंगे. अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, इन पार्टीज में डिडी और उसके एसोसिएट्स अनसस्पेक्टिंग लोगों के ड्रिंक्स को ड्रग करा करते थे, जिसके बाद वो अपने होश खो देते थे और डिडी के इशारों पर बिना सवाल किए नाचा करते थे. और तो और डिडी लोगों को सेक्स एक्ट्स में एंगेज करने के लिए भी परसुएट करा करता था और ब्लैकमेल भी किया करता था, क्योंकि वो हमेशा इन सारे सेक्सुअल एक्ट्स को फिल्म करा करता था. दरअसल उसके घरों में कई रूम्स होते थे जो सिर्फ इस चीज के लिए डेडिकेटेड हुआ करते थे. जस्ट थिंक अबाउट दैट थिंग, हाउ डिस्गस्टिंग दैट इज. एंड उन रूम्स में कई कैमरास और लाइटिंग इक्विपमेंट्स लगे होते थे टू मेक श्योर कि हर एक एंगल से फिल्म ढंग से हो. उन पार्टीज में कई सारे मेल वर्कर्स को डिडी बुलाया करता था, जिनके साथ वो कई विक्टिम्स को फोर्सफुली एक्ट्स करने के लिए मजबूर करा करता था. ये सब कुछ सिर्फ कुछ घंटे या एक रात की चीज़ नहीं थी, बल्कि वो लोगों को देकर कई दिनों तक ये सब कुछ करवाता था. उन विक्टिम्स की हालत इतनी बुरी हो जाती थी कि एट द एंड ऑफ इट उन्हें IV फ्लूइड्स के सहारे से नॉर्मल किया जाता था. इन पार्टीज में डिडी ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन, ब्लैकमेल और न जाने क्या क्या करता था लोगों के साथ. अकॉर्डिंग टू ऑल द लॉसूट्स, इन पार्टीज में जिन के साथ सोता हुआ था वो लोगों की एज 38 से लेकर 9 साल तक थी. 9 साल, 9 ईयर, दैट नंबर इज जस्ट बैफलिंग टू मी. 9 साल में आदमी को पता भी नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है. लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये थी कि अपेरेंटली डिडी इन सब चीजों में अकेला जिम्मेदार नहीं था. लाइक आई सेड, इन पार्टीज में काफी हाई प्रोफाइल एंड सेलिब्रिटीज आया करते थे, जिन्हें डिडी खुद इन्वाइट किया करता था. तो ऑब्वियसली डिडी की इंसैनिटी को विटनेस और एंजॉय करने के लिए उसके साथ साथ हॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्रीज के काफी बड़े पर्सनालिटीज भी हुआ करते थे. 1998 में जब डिडी ने अपनी पहली वाइट पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी, तो उसमें अलेजिडली लियोनार्डो डिकैप्रियो को इन्वाइट करा गया था. सो नेचुरली अब डिडी के खिलाफ इतने एलिगेशंस लगने के बाद लोग क्वेश्चन करने लगे कि कहीं लियो भी इन पार्टीज का हिस्सा तो नहीं थे. बट उनकी टीम ने यह स्टेटमेंट रिलीज करी कि लियो कई सालों से डिडी के कांटेक्ट में ही नहीं है. बेसिकली जो भी लोग डिडी से क्लोज थे या उसके फ्रेंड थे, वो ऑटोमेटिकली सस्पेक्ट लिस्ट में आ चुके हैं और ऐड हो चुके हैं. पूरी की पूरी कार्दाशियन फैमिली इंक्लूडिंग ट्रेविस स्कॉट एंड कान्ये वेस्ट, इन लोगों के बारे में भी अब नॉर्मल जनता स्पेकुलेट कर रही है कि उनकी इन पार्टीज में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो सकती है. एंड प्रोबब्ली द बिगेस्ट नेम इन दिस लिस्ट आर Jay-Z एंड Beyonce, जो कि डिडी के लॉन्ग टाइम फ्रेंड्स रह चुके हैं और इन पार्टीज में इन्वॉल्व रह चुके हैं. बट अ लॉट ऑफ इट इज जस्ट हियरसे, इसीलिए हम कॉन्क्रीटली किसी के ऊपर भी एलिगेशंस नहीं लगा सकते हैं. वी कैन ओनली स्पेकुलेट. डिडी के खिलाफ लगे प्लेथरा ऑफ एलिगेशंस को देखते हुए खुद अथॉरिटीज को इस मैटर में स्टेप इन करना पड़ा था.
और इन मार्च 2024 डीडी के कुछ घरों को पुलिस के द्वारा रेड करा गया था। ऑन 25 मार्च 2024 HSI यानी होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस ने डीडी के लॉस एंजलिस और मायामी वाले घरों पर रेड मारी थी और उन्हें उसके घर से काफी डिस्टर्बिंग और सस्पिशियस चीजें भी मिली थी। उन्हें उसके घरों से काफी सारे फोन्स मिले जो कि डीडी के नाम पर थे, एंड नारकोटिक्स मिले, फायर आर्म्स मिले और सबसे वियर्ड चीजें जो उन्हें वहां मिली वो थे 1000 bottles of baby oil and around 784 toys. All of these items basically confirmed the freak of parties allegations जो डीडी के अगेंस्ट लोगों ने फाइल करे थे। ऑल्सो पुलिस ने 25-year-old ब्रेंडन पॉल को भी अरेस्ट करा था जो कि एलिजिडली डीडी के लिए प्रोक्योर किया करता था। इतना सब कुछ होने के बाद भी डीडी कोर्ट में नॉट गिल्टी प्लीड करा था एंड सारे एलिगेशंस को डिनाई कर रहा था। जब उनसे इतने ज्यादा बॉटल्स ऑफ बेबी ऑयल के बारे में पूछा गया तो डीडी के लॉयर ने जवाब दिया कि उसके घर में इतने सारे बॉटल्स होने का रीजन ये था कि डीडी को कॉस्को की तरफ से एक काफी अच्छा डिस्काउंट मिला था। बाय द वे ये एक ऑयल कंपनी है एंड दैट्स व्हाई उसने इतने सारे बॉटल्स खरीदे थे। नाउ और किसी चीज के बारे में तुम कमेंट करो या ना करो, इस चीज के बारे में प्लीज कमेंट कर देना नीचे क्योंकि आई रियली वांट टू नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस थिंग। एंड जल्द ही ये फॉल्स भी प्रूफ हो गए थे क्योंकि खुद कॉस्को ने सामने से आकर कहा कि उनकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। डीडी की ये गेम्स ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाले थे। एंड फाइनली ऑन 16 September 2024 54-year-old Diddy was arrested and jailed on charges of trafficking, racketeering and transportation of prostitution. डीडी को अमेरिका के वन ऑफ द मोस्ट इन्फेमस प्रिजन्स ब्रुकलिन डिटेंशन सेंटर में रखा गया है जहां जेफरी एप्स्टीन को भी रखा गया था एप्स्टीन आइलैंड वाले स्कैंडल में। लेकिन अथॉरिटीज का शक है कि इस केस में और भी बड़े लोगों का नाम बाहर आ सकता है एंड इट इज वेरी वेल पॉसिबल कि वैसा होने से पहले डीडी को जेल में मरवा देने की कोशिश भी की जाए जस्ट लाइक एप्स्टीन को मरवा दिया गया था। बट ऑल वी कैन डू इज जस्ट वेट एंड वॉच। डीडी ने 2 बार बेल के लिए अपील भी दी थी लेकिन कोर्ट ने दोनों बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। ऑल्सो डीडी रिफ्यूजेस टू ईट एनीथिंग इन जेल क्योंकि ही इज पैरानॉइड कि कोई उसे पॉइजन करके मार दे सकता है। इट ओनली सजेस्ट कि पूरे मेस के पीछे डीडी से भी बड़े लोग का हाथ है एंड खुद को बचाने के लिए डीडी को ट्रायल से पहले मरवा भी दिया जा सकता है। जो लोग इन सब चीजों के पीछे हैं दे आर डेफिनेटली माइंड ब्लोइंग नेम्स क्योंकि डीडी से भी ज्यादा बड़े लोगों की लिस्ट काफी ज्यादा छोटी है। ऑल्सो इफ दोज पीपल आर वॉचिंग दिस वीडियो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें हिंदी समझना आती हो। डीडी के अरेस्ट के तुरंत बाद कई बड़े बड़े म्यूजिक ग्रुप्स एंड लेबल्स लाइक यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप, वार्नर म्यूजिक कंपनी एटसेट्रा के CEOs ने तुरंत एक के बाद एक करके रिजाइन दे दिया व्हिच आल्सो मेक्स अ केस फॉर some higher power to be involved in this case. इस केस की नेक्स्ट हियरिंग अभी फिलहाल 5 मई 2025 के लिए शेड्यूल्ड है एंड आई होप कि इस केस में कोई गड़बड़ ना हो।